हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 2024 बोर्ड का बिल्कुल वायरल पेपर। अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th ठीक है विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर, जो कि आप सभी का जो 2024 बोर्ड एग्जाम चलेगा ठीक है 2024 बोर्ड एग्जाम में जो आपका क्लास 10th साइंस का पेपर आएगा वो बिल्कुल इसी तरह आएगा, यही पेपर आएगा ठीक है। ये जो पेपर हम आप सभी को बता रहे हैं ये बिल्कुल वायरल पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो बिल्कुल वायरल कंटिन्यू आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन दिए ठीक है। यानी जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूरे के पूरे टाइप के क्वेश्चन पे आधारित ठीक है। ये जो पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वायरल पेपर है। और 2024 बोर्ड एग्जाम में जो आपका क्लास 10th साइंस का पेपर आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही वायरल पेपर आएगा ठीक है। यही पेपर आएगा, ये बहुत ही वायरल पेपर है। और अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का यानी पूरे साइंस में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है ठीक है। पूरे पेपर की मात्र इस तैयारी कर लेते हो तब, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल वायरल पेपर है। और यहाँ पे आपको इसका पूरा का पूरा आंसर हम आप सभी को बताएंगे ठीक है। जितने भी आंसर है सभी को हम आपको बिल्कुल लिखित रूप से ठीक है और बिल्कुल फिगर, जितने भी डायग्राम फिगर है सभी को हम आपको बनाकर बताएंगे कि कैसे आप सभी को ठीक है जो क्लास 10th साइंस का पेपर है उसको कैसे आपको सॉल्व करना है इस पेपर को ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है अपना 10 अंकों का, और यहाँ पे आपका जो भी नाम है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ये जो संकेतांक है ये 824 डीके ठीक है, यानी 824 जो है और डीके ये जो संकेतांक है ये बिल्कुल वायरल पेपर का संकेतांक है ठीक है। और यही संकेतांक के पेपर हर साल आपके एग्जाम में आते हैं ठीक है। और ये 2024 का है इसलिए ये 824 डीके का है। और यही संकेतांक का पेपर आपको 2024 बोर्ड में मिलेंगे बिल्कुल यही। अब यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहले जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें से ये जो 15 मिनट है आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पूर्णांक जो रहेगा वो 70 का पूर्णांक रहेगा, इसमें आप सभी को नंबर लाना है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिए उसको आपको पढ़ना काफी अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पे ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है निर्देश की सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। 15 मिनट का जो समय है आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। और इसमें देखिए ये जो है प्रश्न पत्र ये 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ खंड ब ठीक है। खंड अ जो है इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन। बाकी जो खंड नेक्स्ट खंड है ठीक है वो 3 खंडों में विभाजित है, यानी जो साइंस है उसके 3 पार्ट है ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इसलिए ये 3 खंडों में विभाजित है। और इसके बाद जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर OMR आंसर शीट पे देना है। OMR शीट पे आपको उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसको काटना नहीं उसको इरेज करना है ठीक है, नहीं उसको मिटाना है, नहीं व्हाइटनर का यूज करना है। और इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। और इस तरीके से ठीक है आप सभी को सभी प्रश्न पत्र को हल करना है और प्रत्येक उपखंड को आपको नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है ठीक है। जैसे आप सभी को हम बता दें आप लोग फिजिक्स के पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हो पेपर का, तो आपको उस उपखंड में ठीक है यानी उपखंड ख हो गया उपखंड क हो गया, तो आप लोग उपखंड क के क्वेश्चन को सिर्फ उपखंड क में ही करेंगे, ये नहीं कि उपखंड क के क्वेश्चन को उपखंड ख में कर दिए ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो एग्जामिनर आपके पूरे नंबर काट देंगे। देखिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपको क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी वायरल पेपर को बताएंगे। अगर मात्र आप लोग इन वायरल पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका 95% बिल्कुल पक्का एग्जाम में, और आप लोग का टॉपर बनना है इस बार बिल्कुल तय है अगर आप लोग हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि कमजोर स्टूडेंट भी हमारे चैनल से पढ़कर हर साल टॉप करते हैं। तो यहाँ पे खंड अ जो है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें उपखंड क शुरू होता है ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव ठीक है सत्य होते हैं। किसके लिए सत्य होते हैं? केवल अवतल दर्पण के लिए ठीक है, और केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए ठीक है, या इनमें से सभी। तो देखिए प्रकाश का जो परावर्तन है ये सभी दर्पण जो है सभी दर्पण के लिए ये बिल्कुल क्या होते हैं? सदैव सत्य होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दूसरा, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, आवर्धित का मतलब कि जो वस्तु है उससे काफी बड़ा, ठीक है। काल्पनिक का मतलब कि आभासी, यानी उसे सिर्फ आभास किया जा सकता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, ठीक है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 क्वेश्चन, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चालक कहलाता है, अर्धचालक या अतिचालक या विद्युत रोधी। ठीक है, तो देखिए वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। जो अर्धचालक होते हैं उसमें उसके जो प्रतिरोध होते हैं वो काफी उच्च होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है वोल्ट, वाट, जूल या कूलाम। तो देखिए विद्युत शक्ति जो होता है यानी पावर, इसकी जो इकाई होती है वो वाट में होती है, यानी इसकी यूनिट वाट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर, ठीक है, यानी धारा का मान कितना कह रहा है 3 गुना कर देने पर केतली में उत्पन्न उष्मा की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी मात्रा 9 गुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी वो दूर स्थित वस्तु को देख नहीं पा रहा है, तो उसके नेत्र में कौन सा दोष है, यानी उसको कौन सा दोष है, उसको किस दर्पण का उपयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे निकट दृष्टि दोष है। एक वस्तु अगर वो दूर की वस्तु को, ठीक है, स्पष्ट नहीं देखेगा तो उसका ठीक उसको विपरीत होगा, यानी उसको निकट दृष्टि दोष है। वो निकट के वस्तु को देख रहा है, ठीक है, यानी कि वो किताबों को पढ़ ले रहा है लेकिन वो दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो उसको क्या है, दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, इस तरह से इसका बिल्कुल विपरीत होता है, तो उसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे हम कुछ ट्रिक बता देते हैं इस तरीके से। देखिए, यानी आप लोग ये नादू का ट्रिक याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण, ठीक है, और अवतल दर्पण देखिए किस तरह से होता है, तो यहाँ पे ये इस तरह से बना हुआ है। अभी तो ये कोई दर्पण नहीं है, जब इसके पीछे इस तरह से कलई किया जाता है तब इसमें परावर्तन की प्रक्रिया होती है, अपवर्तन परावर्तन की। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया अवतल दर्पण। अब यहाँ पे क्या है, इसमें ये मुख्य अक्ष गया हुआ है इस तरह से। अब इसमें क्या है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक बना रहा है, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति होगी। ठीक है, तो देखिए वस्तु की स्थिति जो होगी वो इनफाइनाइट, अनंत होगी। ठीक है, अनंत पे रखा वस्तु है। इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ इधर कोई अनंत पे जो है इस तरह से वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, अनंत पे। अब यहाँ पे अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ इस तरीके से प्रकाश की किरणें जा रही हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणें क्या हुई, दर्पण से टकराने के बाद यहाँ से, यानी कि यहाँ पे मुख्य फोकस है, यहाँ से होकर चली आई। इसके बाद फिर क्या हुआ, एक किरण और गई। ठीक है, और ये किरण क्या हुई, ये जो किरण गई ये भी क्या हुआ, दर्पण से टकराने के बाद, और फिर से ये मुख्य फोकस से होकर ही चली आई। तो इस तरह से यहाँ से इस तरीके से मुख्य फोकस से होकर चली आई, ऐसे यहाँ पे मुख्य फोकस है। ठीक है, अब देखिए जहां पे ये दोनों यहाँ पे मिली किरणें, ठीक है, यहाँ पे जहां पे मिलेगी उसी जगह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और ये उल्टा बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, मुख्य फोकस पे बनेगा, यानी फोकस पे। अब देखिए अब क्या हुआ, यानी अत्यधिक छोटा बन रहा है बिंदु के आकार का, और ये प्रतिबिंब जो है ये क्या है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने अनंत पे रखा किसी वस्तु को तब ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। इसके बाद आ गया उपखंड ख, इसमें क्या है 8वां क्वेश्चन है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना उदाहरण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए ये किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, जिंक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ठीक है, जिसको तेजाब भी कहते हैं। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जो अभिक्रिया है वो करने पर गैस निकलता है। ठीक है, यानी अभिक्रिया करने पर जिंक चूड़ व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलता है, तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को इस तरीके से रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे हो गया जिंक, ठीक है, Zn हो गया जिंक का चूड़ और प्लस यहाँ पे
H2SO4 हो गया। ठीक है, अब इसको जब यहाँ पे हम दोनों को इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे ZnSO4 ये अपने, ठीक है, ये इसको अपने साथ लेकर निकल गया ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट बन गया। बाकी यहाँ पे क्या बचा, H2 बचा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बचा। तो इस तरीके से यहाँ पे जब इसकी दोनों जिंक की चूड़ा और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। ठीक है, द्रव के रूप में जो पाई जाने वाली अधातु है वो ब्रोमीन है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। देखिए, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये पेपर को बताएंगे। अगर आपको रिएक्शन करने नहीं आता तो 100% गारंटी आपको इस वीडियो के देखने के बाद पूरी रिएक्शन, किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन रिएक्शन को कर लोगे। ठीक है, समीकरण वाले क्वेश्चन को। और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो इस पूरे वीडियो में हम आपको 2-3 न्यूमेरिकल पूरे के पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो 100% आप लोग बिल्कुल सीख जाओगे, बिना सूत्र का ही हल कर लोगे, ऐसी ट्रिक बताएंगे। और आपको फिगर, ठीक है, डायग्राम, सब चीजें हम आपको बताएंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और पूरा देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। अब देखिए यहाँ पे इसको आपको देखना है कि इसमें नोन पूछ रखा है, लास्ट में इसमें नोन दिया हुआ है। ठीक है, और नोन जो है ये क्रियात्मक समूह इसमें लगा हुआ है, ये कीटोन है, यानी जो कीटोन है, कीटोन, अब इसी को कीटोन को ही नोन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोपेनोन और कीटोन में जो क्रियात्मक समूह होता है लास्ट में वो CO होता है। ठीक है, CO। अब देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, OH, COOH, CO। ठीक है, यहाँ पे जो है ये कीटोन का है, यानी प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह जो हो जाएगा CO हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 12 क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए यौगिक का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको ऐसा पेपर कोई भी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं बताएगा। और ये जो पेपर है ये बिल्कुल बोर्ड पे आधारित है, यानी जैसा आपका बोर्ड का पेपर आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन उसमें आएंगे बिल्कुल उस पे आधारित ये पेपर है। आप लोग समझ जाइए ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना वायरल पेपर है। अगर आप लोग इसको नहीं देखोगे, मिस कर दोगे, तो ये समझिए कि आपके लिए कितना हार्मफुल होगा। आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। अगर नॉलेज भी मिलेगी तो आपको बिल्कुल गलत मिलेगी, जिससे आपका नंबर नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको ऐसी वीडियो देखना चाहिए जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जिससे आपको 100% बिल्कुल राइट नॉलेज मिले। ठीक है, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन। अब देखिए 12 क्वेश्चन में कॉलम ए दिया है, कॉलम बी, इसमें 4 यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ यहाँ पे संरचनात्मक सूत्र दिया हुआ है। इसमें क्या है कि आप सभी को इसमें पहचानना, इसमें मिलान करना, इस तरह से मिलान है। ठीक है, लेकिन इससे नीचे जो है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड में जो होता है वो क्रियात्मक समूह, आपको सबसे पहले इसमें यही जानना है कि क्रियात्मक समूह इसमें क्या लगा रहेगा। तो एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह जो होता है CHO लगा रहता है। ठीक है, अब यहाँ इसमें आप लोग संरचना में देखिए कि इसमें कौन से में जो है CHO लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे COOH लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो है CHO लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी A वाले का हो जाएगा इसमें। आपको यहाँ पे मिलान नहीं करना है, सिर्फ हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको इस ऑब्जेक्टिव में कैसे सही करना, ये आपको भी हम बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन किस में रहेगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेंगे, डबल बॉन्ड रहेंगे, तो वो एल्काइन होंगे। तो किस में है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये एल्काइन का हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हटो जी, क्यों परेशान कर रहे हो, हटो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे C, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछ रखा है यहाँ पे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब कि जिसमें क्रियात्मक समूह COOH लगा हुआ है। ठीक है, लास्ट में। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ पे COOH, ठीक है, COOH लगा हुआ है, इसका इसमें हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब जिसमें हैलोजन वर्ग के तत्व लगे हैं। ठीक है, हैलोजन वर्ग के तत्व में यानी कि F आ गया। ठीक है, और यहाँ पे Br हो गए। इस तरीके से ये सब हैलोजन वर्ग के तत्व होते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से इसमें देखिए हेलो एल्केन में क्या हो गया, इसमें लास्ट में हेलोजन वर्ग के तत्व लगे होंगे, तो इसमें Br लगा हुआ है, तो ये हो गया हेलोजन वर्ग का तत्व। तो यहां से इस तरीके से हो गया। अब देखिए, अब आपको ऑब्जेक्टिव जो 4 दिया उसमें आपको कैसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको इसमें से पहचानना है कि हाँ कौन सा जो ऑप्शन है वो किससे मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो किससे मिला हुआ है, ऑप्शन बी से मिला हुआ है, ठीक है। यानी पहला यहाँ पे हो गया, और उसके बाद दूसरा जो है ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन डी से मिला हुआ है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पे आप सभी को, और यहाँ पे तीसरा जो है वो क्या है, ऑप्शन सी जो है ऑप्शन ए से मिला हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो ऑप्शन सी से मिला हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले में ऑप्शन ए जो है वो किससे मिला हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे बी से मिला हुआ है। तो ऑप्शन इसमें से देखिए ऑप्शन ए से सी मिला हुआ है, ऑप्शन ए से डी मिला हुआ है, ठीक है। ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए से बी मिला हुआ है, ऑप्शन ए से बी मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी से डी नहीं मिला हुआ है, ऑप्शन बी से सी मिला हुआ है, तो ये भी गलत है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसमें ऑप्शन ए से बी मिला हुआ है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ऑप्शन बी से आप सभी को यहाँ पे मिलाना है, यानी डी मिला हुआ है, ऑप्शन बी से डी मिला हुआ है, ऑप्शन सी से ए मिला हुआ है, ऑप्शन सी से ए मिला हुआ है, ऑप्शन डी से, ठीक है, सी मिला हुआ है, ऑप्शन डी से सी, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। इस तरीके से आपको ऐसे करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करने, ये इसका सही तरीका है, आपको ऐसे मिलाना है, तभी आप लोग सही कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 13। देखिए 13 क्वेश्चन, कार्बन परमाणु की संयोजकता है, ठीक है। कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे वो 4 होता है, ठीक है। यानी जो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। अब इसकी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी वो 2 और 4 होगी, ठीक है। तो इसके बाहरी कोश में कितना है, 4 है, और 4 और 2 6 हो गया। तो यहाँ पे इसके बाहरी कोश में जो है 4 है। अब इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, और आ गया उपखंड ग, वह जीव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, ठीक है। तो हानिकारक पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 15, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी क्रिया जो है वो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ये क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ये तो हो रहा है, क्योंकि ये करेगा तभी तो पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाएंगे, अपने खाने को बनाएंगे, खाएंगे, ठीक है। और वो अपने पत्तियों को हरी भरी रखेंगे, तो वो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है, ये भी सही है। ग्लूकोज का, ठीक है, पायरुविक अम्ल में विखंडन करता है, ये गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्राकृतिक अवतरण या चयन के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा जो है वो नियम दिया गया, वो सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। तो वो सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। 17 क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे। मेंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मेंडल जिनका फुल नेम है, ठीक है, जब वो प्रयोग किए थे तो वो मटर के पौधे पर किए थे, क्योंकि देखेंगे आप सभी लोग मटर जो होता है वो कई किस्म का होता है, ठीक है, कई वैरायटी के होते हैं, छोटे बड़े, ठीक है, हाइब्रिड, देसी सभी होते हैं। और आप लोग देखोगे तो किसी किसी मटर में सफेद फूल खिलते हैं, ठीक है, और किसी में बैगनी खिलता है। जो किसान लोग होंगे वो जानते होंगे, आप सभी लोग भी, ठीक है, जानते ही होंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो मटर का पौधा है उसमें कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई गई, इसलिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को ही लिए थे, ठीक है। और कोई मटर का पौधा बौना होता है, कोई लंबा होता है, इस तरीके से कई इसमें विभिन्नताएं पाई जाती, इसलिए मटर के पौधे में उन्होंने परीक्षण किया था। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, ठीक है। तो वो पपीता का पौधा है जिसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में जो कॉपर टी स्थापित किया जाता है, ठीक है। किस भाग में जो कॉपर टी लगाए जाते हैं वो किस भाग में लगाए जाते हैं, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय या योनि में, ठीक है। तो वो गर्भाशय में लगाए जाते हैं।
नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछ रखा है, ठीक है। तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये सही है। दूसरा, यह प्रक्रम समानतः इष्ट में होता है, ये भी सही है। इस क्रिया में पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल यानी CO2 वो इथेनॉल में परिवर्तन होता है, ठीक है, ये भी जो है सही है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये गलत है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है, और ये 50 नंबर में है। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे, इसके बाद 50 नंबर में ये है, ठीक है, और ये हो गया पूरे टोटल 70 नंबर। अब देखिए इसमें उपखंड क दिया है, सबसे पहले इसमें फिजिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। पहला, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, सबसे पहले आपको यही जानना है। ये अब इसी का उपयोग पूछा है, इसके आपको दो उपयोग लिखना है। और इसके बाद क्या, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का आपको किरण आरेख खींचना है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जरूर आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और कैसे खींचना है, यानी यहाँ पे पहला जो है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र पर रखी गई है तब, ठीक है, वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, ये आपको किरण आरेख खींचना है। दूसरे है कि जब फोकस एवं, जब वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव जो है P पोल इसके बीच में रखा जाएगा तब वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इसमें पहला तो यहाँ पे उपयोग पूछा है, उसके इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर इसके मिलेंगे और 1 नंबर बी वाले का, ठीक है। टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आपको पूरे क्वेश्चन करोगे तभी आपको मिलेंगे 4 नंबर। अब आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको इसका उपयोग बता दें कि ये जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग चिकित्सा के रूप में किया जाता है। और वो कान, नाक जैसे हो गया, ठीक है, कान हो गए, नाक हो गए, ये क्या होते हैं, ये इसमें अंदर लोग देखते हैं, ठीक है, काफी इसकी सकरी गली होती है। तो यहाँ पे कान, नाक तथा गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। जब उसमें देखा जाता है ना, तो जैसे यहाँ पे कान हो गया तो इसमें इस तरह से दिया होता है, ऐसे कोई भी, ठीक है, यहाँ पे चीजें लगी हुई हैं इस तरह से कान में। अब इसमें क्या है, अवतल जो है दर्पण के द्वारा देखा जाएगा, तो ये जो दूर स्थित यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है, इसको अवतल दर्पण जो है बड़ा दिखाई देगा, ठीक है, बड़ा दिखाएगा, जिससे डॉक्टर को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कान में प्रॉब्लम है, जिससे सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये है वो है, सब चीज देख लेगा। उसके बाद दूसरा है कि परावर्तक दूरदर्शी जो होते हैं उसमें अभिदृश्यक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद इसका किरण आरेख किस तरह से होगा, सबसे पहला कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ठीक है, उसके लिए सबसे यानी पहले के लिए तो पहला यही है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाएगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको दर्पण बना लेना है, ये सभी प्रक्रिया अवतल दर्पण में हो रही है, तो इस तरह से, ठीक है, इसमें कलई कर दिए तो ये अवतल दर्पण बन गया इस तरह से। और आप सभी को पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है, ठीक है, खींचना है इस तरह से। अब इसमें सबसे इसके बीच में जो जाती है रेखा वो मुख्य अक्ष कहलाती है, जो कि दर्पण के बीचों बीच से जाती है, ठीक है। इस तरह से ये दर्पण है, इसके बीचों बीच से यहाँ पे रेखा जो जा रही है ये मुख्य अक्ष है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मुख्य अक्ष है। जो चीजें हम यहाँ पे बोल रहे हैं उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, पोल है, ठीक है, और इधर जो होता है वो मुख्य फोकस हो गया, और इसके इधर जो होता है यानी कहीं पर भी इधर वक्रता केंद्र हो गया। अब जो वस्तु रखा गया है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, यानी इधर क्या हो गया, इधर कहीं भी इधर इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी यहाँ पे हम कोई वस्तु को रख देते हैं ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक वस्तु को रख दिया, ठीक है, जो कि O और O डैश है या A और A डैश है, कोई भी आप लोग नाम यहाँ पे दे सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जब हम वस्तु को रखे, अब इसमें क्या डालेंगे, इसके वस्तु के हमेशा ऊपरी सिरे से किरण आरेख खींचा जाता है। तो यहाँ पे हमने एक प्रकाश की किरणें डाला तो ये इस तरह से आया, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आया और ये दर्पण से यहाँ पे टकरा गया, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर चला गया, ठीक है, यहाँ पे
ये बिंदु मुख्य फोकस है, तो इसी से होकर ये चला गया इस तरह से। यहाँ पे आने की संकेत है और यहाँ पे इधर आने की संकेत। उसके बाद देखिए एक किरण आरेख को हम यहाँ से वक्रता केंद्र पर डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पे किरण जा रही है और इस तरीके से ये दर्पण से टकरा गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे देखिए जो हम यहाँ पे वक्रता केंद्र से किरण डाल रहे हैं, तो ये यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर जो यहाँ पे जा रही किरण और ये वक्रता केंद्र से जो जा रही है, ठीक है। जहां पे ये दोनों काटेंगे जिस बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर काटी, तो वस्तु का प्रतिबिंब इसी जगह बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे इस तरीके से। और ये प्रतिबिंब जो है उल्टा बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओ डैश ओ था, तो ये प्रतिबिंब ओ और ओ डैश बन गया, ठीक है। इस तरीके से ओ और ओ डैश बन गया इस बिंदु पे। अब और ये जो प्रतिबिंब है, ठीक है, ये कहाँ पे बना है, तो ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना है, ठीक है, बीच बिंदु पर बना हुआ है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, किरण आरेख ऐसे ही आप सभी को खींचना है। और ये प्रतिबिंब देखिए ये काफी बड़ा है, ठीक है, और इसकी अपेक्षा में ये प्रतिबिंब छोटा बना है, ठीक है, और यानी आकार में छोटा है, वास्तविक है, और ये सीधा है और ये उल्टा है। यही सब चीजें आप सभी को अब यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, नोट करके। तो इस तरह से आपको किरण आरेख खींचना है पहला में। और उसके बाद दूसरा जो है, दूसरे में आपको किरण आरेख में क्या खींचना है, बी वाले में। बी वाले में क्या है कि जब वस्तु जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई, यहाँ पे फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा गया है, यहाँ पे हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। अब इसमें अवतल ही दर्पण है, तो इस तरीके से पहले दर्पण को बना लीजिए आप लोग। अवतल दर्पण यहाँ पे कलई कर दिया, आपको कलई जरूर करना है। अगर आप लोग इसके पीछे पेंट नहीं करोगे तो ये कोई दर्पण नहीं कहलाएगा और आपके एग्जामिनर यहाँ पे नंबर काट देंगे, ठीक है। और ये हो गया इसमें मुख्य अक्ष जो कि दर्पण के बीचों बीच से जाता है। और इसके बाद जो वस्तु है वो कहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ पे आप लोग समझिए ये ध्रुव है पी, ठीक है, या इस बिंदु को कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि यप है, ठीक है, फोकस है। अब क्या है, इन्हीं ध्रुव और यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु समझिए यहाँ पे रखा हुआ है कोई वस्तु, इस तरीके से वस्तु रखा हुआ है। अब इसमें देखिए किस तरह से यहाँ पे, और इधर आप लोग समझिए कि यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ से हम इसके ऊपरी सिरे से किरण ऐसे दर्पण पे डालते हैं, ठीक है। तो ये दर्पण से टकराने के बाद ये क्या करता है, फोकस से होकर चला जाता है, ठीक है। ऐसे फोकस यहाँ पे बिंदु पर फोकस से इससे होकर ऐसे चला गया। अब इसके बाद एक किरण हम वक्रता केंद्र से यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, डालते हैं इस तरीके से, वक्रता केंद्र से डाल रहे हैं वस्तु के ऊपरी सिरे पर, वक्रता केंद्र से किरण ऐसे डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये किरण जो इस तरह से जा रही है ये फिर से पुनः अपने मार्ग में ऐसे वापस आ जा रही है, ठीक है। और ये जो किरण है इधर आप लोग देख रहे हो, कहीं पर भी ये दूसरे आपस में नहीं मिली, ठीक है, जहां इस वस्तु का प्रतिबिंब बने। अगर किरण दोनों नहीं मिलेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। तो इधर तो कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल इनफाइनाइट चला जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगी। बाकी इधर जब हम इन दोनों किरणों को यहाँ पे आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है एक बिंदु पर बन जाता है। यहाँ पे दोनों किरणें जो ही आपस में मिल गई, ठीक है, इस बिंदु पर, तो इसी बिंदु पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बन गया। लेकिन ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक नहीं बनेगा, ये आभासी बनेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ पे हमने छोटा सा वस्तु रखा था लेकिन इसकी प्रतिबिंब जो है ये इतना बड़ा बन रहा है, लेकिन देखिए यानी कि काफी आवर्धित बड़ा बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये वास्तविक है और ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक, ठीक है। सिर्फ इसको आभास किया जा रहा है कि हाँ यहाँ पे इधर किसी बिंदु पर दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बन रहा है, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है, ये दर्पण इसके पीछे बन रहा है। तो इस तरीके से, और ये क्या बन रहा है, यानी यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वो ए डैश बी डैश बन रहा है, सीधा ही बन रहा है। तो इस तरीके से जो है
ठीक है, आपको ऐसे ही किरण आरेख खींचना है, जो चीजें हमने बताया उसको इस तरह से लिख देना है। दोनों आपको ऐसे ही करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा पेंसिल से। आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, आप सभी को हम बता दें कि सभी क्वेश्चन जो है करना अनिवार्य है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको जैसे यहाँ पे ठीक है आरेख खींचने के लिए था तो वो भी आपको खींचना है। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, उसको भी आपको हल करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको सभी टाइप के क्वेश्चन को हल करना है, तभी आपका 70 में 70 नंबर आएगा। ठीक है, नहीं तो आप सभी का 70 में 70 नंबर नहीं आ पाएगा साइंस में। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कि अपवर्तन के क्या नियम है। सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि अपवर्तन का नियम आपको लिखना है। इसके बाद इसमें एक सवाल है, 3 सेमी की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी f का मान 30 सेमी है और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेमी है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं? यानी इसमें देखिए पहला की नियम लिखने के लिए बोला है, इसके बाद एक सवाल है और उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी लिखना है कि प्रतिबिंब को क्या हम पर्दे पर देख सकते हैं, तब आपको यहाँ पे 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए आपको नियम लिखना है, नियम क्या होता है, इसके बाद आपको हम सवाल बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो नियम होता है वो क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन पूछा है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण इसको कहते हैं, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे ये वाला जो है डायग्राम भी आपको बना लेना है। ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम पे आधारित है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहला नियम में कि आपतित किरण, ठीक है, यहाँ पे आपतित का मतलब कि आने वाली किरण इस तरीके से, और ये यहाँ पे समतल दर्पण रखा हुआ है, इस तरीके से ये समतल दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, और इधर क्या है, विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इधर विरल का मतलब ये वायु का क्षेत्र है और इधर सघन का मतलब कि ये पानी वानी का क्षेत्र है। ठीक है, सघन है। यहाँ पे आपतित किरण है तो आपतित किरण यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और इसके बाद ये जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, और यहाँ पे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण यहाँ पे है इस तरीके से, और आपतन बिंदु जो है ये आपतन बिंदु है, इस पे खींचा गया ये अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में। ठीक है, यानी एक ही यहाँ पे इस बिंदु पर एक ही तल में है। ये क्या हो गया, ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हो गया। इस तरीके से आप सभी को, यानी यहाँ पे आई आपतन कोण आई और परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को कर लेना है। और इसके बाद इसका दूसरा जो नियम है वो क्या है, दोनों नियम आपको लिखना है। आपतन कोण की ज्या साइन, ठीक है, और तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी n12 इक्वल क्या हो जाएगा, साइन आई बटे के साइन आर। इस तरह से आपको लिखना है, और इस दूसरे नियम को अपवर्तन के स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कि आपको सवाल में न्यूमेरिकल में ये देखना है कि जो ये न्यूमेरिकल है इसमें कौन कौन सा मान दिया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल हल करने का सही तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले जो भी है यहाँ पे दूसरा, इसका आपको लिखना है सबसे पहले प्रश्नानुसार। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपको लिखना है दिया है, जो भी मान दिया है उसको आपको चिन्ह सहित लिख देना। अगर आप लोग सूत्र भुला रहोगे ना, भूले रहोगे, फिर भी आपको याद हो जाएगा अगर आप लोग मान को लिख दोगे तब। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 3 सेमी दिया है, यानी वस्तु जो है वो 3 सेमी उसकी दिया हुआ है, तो यहाँ पे O बराबर हो जाएगा 3 सेमी। और इसके बाद जो यहाँ पे ठीक है लंबवत रखी गई, तो लेंस की फोकस दूरी f बराबर उत्तल लेंस है तो यहाँ पे प्लस में रहेगा फोकस दूरी। ठीक है, 30 सेमी है फोकस दूरी। और वस्तु की दूरी जो है वो यहाँ पे u बराबर माइनस में दूरी रखा जाता है, तो यहाँ पे 10 सेमी। और उसके बाद यहाँ पे प्रतिबिंब की आकार आपको ज्ञात करना है, I बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से f, और यहाँ पे आपको प्रतिबिंब की जो है दूरी भी आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से देखिए यफ ओ, ठीक है, वी सबसे पहले जिस सूत्र में हो वो कौन सा सूत्र है आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि हाँ कौन सी
इन सभी तत्वों से यहाँ पे जो चीजें है इससे रिलेटेड कौन से सूत्र तैयार हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो हो जाएगा जो है दर्पण के सूत्र से आपको लिखना है यहाँ पे 1/v, ठीक है, -1/u बराबर 1/f, ये जो क्या है दर्पण का सूत्र है, ठीक है। आप सभी लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। तो इस तरह से इस पे आपको क्या करना है, जो भी मान दिया आपको इस सूत्र पे रख देना है। तो 1/v का मान तो बिल्कुल नहीं दिया, इसको आम में निकालना है। -1 के यहाँ पे u का मान 10 दिया है, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 1 के, ठीक है, 1 के f का मान 30 दिया है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 1 के v बराबर हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस और माइनस ये प्लस में हो जाएंगे, +10 हो जाएगा, लेकिन ये जब बराबर के इधर जाएगा तो फिर से माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/v बराबर 1 के 30 और ये इधर आ गया, तो ये यहाँ पे -1 के 10 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे हो गया 30 से कम 30, ठीक है, माइनस यहाँ पे 10 × 30, तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे -3 में से 1 गया, यहाँ पे -2 के 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1/v बराबर यहाँ पे -2/30 हो गया। अब यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर यहाँ पे हो जाएगा 30 के -2, ठीक है। और ये कट जाएगा इससे, इस 2 जो है 2 × 1 = 2 हो गया, ठीक है। और इसका इसमें 1 गया, ये 10 हो गया, 2 × 5 = 10, 15 बार में कट गया। तो यहाँ पे v बराबर जो है वो मान आ गया 15 सेमी माइनस में, ठीक है, -15 सेमी इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो आ गया प्रतिबिंब की दूरी। अभी हमें यहाँ पे वस्तु की जो प्रतिबिंब है उसके आकार को निकालना है, ठीक है। तो उसके आकार के लिए जो आवर्धन का सूत्र हो जाएगा वो क्या होता है, m बराबर I/O, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा -v/u, इस तरीके से ये हो गया। और यहाँ पे जो भी मान दिया है टोटल माइनस में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी मान है उसको रख दीजिए। I का मान नहीं दिया, निकालना है। O का मान 3 सेमी दिया हुआ है, और यहाँ पे -v का मान अभी आया है -15, ठीक है। और यहाँ पे u का मान जो है यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में -10, तो यहाँ पे -10 हो जाए, माइनस से माइनस कट गया। और उसके बाद यहाँ पे हो गया 5 × 15, 5 दूना के 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका I का 2 में होगा तो यहाँ पे I2, ठीक है। और इसका इसमें होगा 3 × 3 = 9, तो बराबर यहाँ पे 3 × 3 = 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I बराबर यहाँ पे I और 2 दोनों गुणा में है, ये इधर जाएगा बराबर की इधर, तो भाग में हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा 9 के ये 2 जो भाग में हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका हम जब इसमें भाग देंगे, यानी कि इसका हो जाएगा पहला कि इसमें 4 बार जाएगा, 2 × 4 = 8, इसके बाद इसमें 1 बचा, ठीक है। और इसके बाद एक दशमलव बढ़ाएं और एक शून्य बढ़ाएं, 2 × 5 = 10, ठीक है। आप लोग इसका भाग देकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे I बराबर जो आएगा वो 4.5 सेमी आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। और देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब की आकार स्थिति क्या हो जाएगी, तो नीचे आपको लिख देना है कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के, ठीक है, सामने बनेगा और ये 15 सेमी दूर सीधा आभासी तथा 4.5 सेमी का बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आभासी क्यों बन रहा है, क्योंकि ये मान जो आया है वो -15 आया हुआ है, ठीक है। v का मान -15 आया था, तो यहाँ पे माइनस का बनता है जब आभासी प्रतिबिंब के लिए माइनस का यूज किया जाता है। तो आभासी बनेगा और प्रतिबिंब की लंबाई 4.5 सेमी बनेगा। और देखिए यहाँ पे कि क्या जो प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, तो ये लेंस उत्तल लेंस था, तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को सिर्फ कल्पना के द्वारा आभास किया जाता है, उसका प्रतिबिंब को दर्पण पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप सभी को लास्ट में लिख देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, तीसरा क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखिए।
और किसी तार के प्रतिरोध को प्रवाहित करने वाले किन्हीं दो, ठीक है, कारकों का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पे 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है, तो बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग लाया जाता है। तो बल्ब में प्रवाहित धारा, ठीक है, आई और उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट के फॉर्म में ऊष्मा ज्ञात करना है। ये 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। सबसे यहाँ पे देखिए ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, जैसे ताप, चालक की लंबाई, ठीक है, इस तरीके से अगर नियत हो यानी इसमें कोई चेंज ना हो, परिवर्तन ना हो, तो चालक में बहने वाली जो धारा आई है, ठीक है, वो चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू वी, यानी आई जो धारा है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, और यहाँ पे जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आता है आर, ठीक है, जो कि वैद्युत प्रतिरोध है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आई। ठीक है, आर जो है वो वैद्युत प्रतिरोध है यानी, और इसका मात्रक ओम होता है, इसकी संकेतांक इस तरह से होता है। तो ये हो गया ओम का नियम। और इसके बाद इसमें जो सवाल है उसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये हमारे चैनल पे आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा, जो साइंस के प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसमें ओम का नियम और ये सभी कारक वगैरह हमने बताया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। ठीक है, बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा जो है और उसमें उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना है। मान क्या क्या दिया, सबसे पहले कि शक्ति दिया हुआ है। ठीक है, शक्ति यानी P जो है वो 400 वाट दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे विभवांतर जो है वो 200 वोल्ट दिया है, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक होता है, तो इसलिए इससे आप लोग पहचानिए कि ये विभवांतर का मान दिया है। और वाट जो है वो पावर शक्ति का मात्रक होता है, तो इसलिए ये पावर का मान दिया है। ठीक है, तो विभवांतर जो है वो कितना दिया है, 200 वोल्ट। और उसके बाद इसमें ज्ञात क्या करना है, धारा आई इक्वल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा जो है ऊष्मा, ठीक है, यानी H बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले कि, और इसमें जो समय दिया है वो भी आप लोग, समय T इक्वल दिया हुआ है 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट दिया हुआ है। अब इसको जब हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो वो 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे, तो 5 का 6 में आप लोग करोगे तो 5 के कितना हो जाएगा, 30, और बाकी 2 शून्य बढ़ा दीजिए, यानी 300 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे ये सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, 300 सेकेंड, 300 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो टी का मान रखाएगा वो 300 सेकेंड ही रखाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो P इक्वल क्या होता है, V इंटू आई। इससे आप लोग को सॉल्व करना है। P का मान दिया है 400, यहाँ पे आपको रखना है 400। और देखिए हम आप सभी को इस वीडियो में इतना मेहनत से बता रहे, काफ़ी स्ट्रगल से बता रहे, हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप सभी को तो बोर्ड एग्जाम देना है, आपको हमसे भी दुगुना मेहनत करना चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 400 हो गया बराबर, V का मान जो है वो 200 वोल्ट दिया था, और इसके बाद I का मान तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इंटू आई। अब देखिए यहाँ पे जो है ये गुणे में है, इधर आएगा बराबर की इधर, तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो गया, 400 बटे के 200। ठीक है, ये 100 से 400 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे I इक्वल जो है वो यहाँ पे 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, 2 एम्पियर। अब यहाँ पे धारा का मान निकल गया। अब धारा का मान निकल गया तो उत्पन्न ऊष्मा का भी मान निकल जाएगा। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर, ठीक है, V इंटू आई टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी पर अब आपको रखना है मान को। तो H का मान नहीं दिया, V का मान 200 दिया हुआ है, इंटू I का मान अभी हमने निकाला है 2,
और इसके बाद इंटू यहाँ पे टी का मान जो है, यहाँ पे हमने 5 मिनट को यहाँ पे सेकेंड में बदला है, तो यहाँ पे 300 हो गया, इस तरीके से 300 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12। ठीक है, और जितना सुनना है उसको आपको लिख देना है। तो यहाँ पे 12 हो गया, सुनना यहाँ पे 2, 2 यहाँ पे 4, तो 4 शून्य को आपको इस तरह से लिख देना है, 4 लड्डू को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया 1200। और यच उष्मा का मात्रक जूल होता है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे जे लिख देना है। ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया। लोग देखिए इसको 2 तरह से लिख सकते हो। ठीक है, एक तरह से आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, 1.2 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है, सिर्फ प्लस में 5 रहेगा, 5 जूल, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, यानी आप लोग दशमलव जितना इधर आगे बढ़ाओगे उतने ही पावर जो है इसके प्लस में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5वां अंक तक हमने दशमलव बढ़ाया, तो यहाँ पे 10 के पावर इसलिए 5 हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर। और ऐसे ही आपको पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन, किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। और इसमें एक सवाल है, एक विद्युत केतली पर, ठीक है, यहाँ पे 220 वोल्ट और 2.2 किलोवाट अंकित है। ये 3 घंटे के लिए कार्य करती है, तो प्रयुक्त ऊर्जा जो है आपको प्रवाहित विद्युत धारा की गणना करना है। ठीक है, ये 6 नंबर वाले अब क्वेश्चन आ गए। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है पूरा सॉल्व करके बताएंगे हम आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा की परिभाषा क्या होता है, यह ऊर्जा का वाणिज्य इकाई है और इसे एक यूनिट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मात्रक के रूप में। यह ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति का विद्युत यंत्र 1 घंटे में खर्च करता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आपको कैसे लिख देना है, यहाँ पे 3.6 इंटू 10 के पावर 6, 10 के पावर यहाँ पे 6 रहेगा इसको। ठीक है, 10 के पावर 6 वाट सेकेंड भी आप लोग लिख सकते हो। लोग इसको 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से इसका मान है। आप लोग इस तरह से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे आप लोग लिख लिख कर तैयार कर लीजिए कि जो इसमें सवाल दिया है वो कैसे हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र P बराबर W/T होता है और इसी सूत्र पे ये जो है मान रखाएंगे और हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें W बराबर निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, P, और ये जो भाग में है ये इधर इंटू में हो जाएगा। ठीक है, P इंटू टी, इस सूत्र पे अब रख के निकालना है मान। तो P का मान दिया हुआ है, P का मान जो है कितना दिया है, किलोवाट घंटा। ठीक है, वाट मात्रक दिया है, यानी P का मान ये है और ये किलोवाट में है, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, 2.2। ठीक है, और देखिए यहाँ पे किलोवाट घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस किलोवाट घंटे को यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका आंसर हम किलोवाट में ही निकालेंगे, किलो में ही। और इसमें T का मान जो है वो 3 घंटे दिया है, तो इसको भी हम नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे 3 घंटा ही लिख देंगे। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 और इसका इसमें हो जाएगा 3 दूना के 6। ठीक है, तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और यहाँ पे हो गया यानी 6.6 किलोवाट घंटा। ठीक है, यानी आपको चेंज नहीं करना है, तो उसी में आपको मान भी ले आना है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। और इसके बाद देखिए इसमें और भी यहाँ पे धारा का मान पूछा है। ठीक है, तो अब धारा का मान आपको कैसे निकालना है इसमें, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा P बराबर, ठीक है, I इंटू V, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अब आपको हमें I के बराबर निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटू में है और ये बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P बटे के V हो जाएगा। अब इस सूत्र पे मान को रख देना है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे बोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, बोल्ट यानी ये V का मान है, V का मान जो है वो 220 है, V का मान 220 है। और उसके बाद यहाँ पे जो वाट है, यानी कि यहाँ पे जो पावर का मान दिया हुआ है, पावर का मान 2.2 किलोवाट लिखा हुआ है। ठीक है, किलोवाट में दिया हुआ है, तो अब इसको हम किलो को बदल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 2.2। ठीक है, और यहाँ पे हम इसमें
1000 का क्या कर देंगे, इसको किलोवाट को जो है चेंज करने के लिए हम 1000 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, I बराबर यहाँ पे इसमें जब हम 1000 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 और इसमें 2 शून्य। ठीक है, यानी इसके जो दशमलव है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे और 2 जीरो लास्ट में बढ़ जाएंगे और बाकी ये 220 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ये 220 से ये 10 बार में कट गया, तो I बराबर क्या हो गया, 10 और यहाँ पे एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आ गया अथवा वाला क्वेश्चन। ठीक है, यानी आप लोग इस सवाल को हल कीजिए, 6 नंबर का है, या आप सभी लोग ये अथवा वाले क्वेश्चन को कीजिए। इसमें भी आपको डेरिवेशन जो होता है उसको आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे दिया, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपयोग बताइए। ठीक है, तथा इस प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का भी नाम लिखना है और आपको नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेइंग के बाएं हाथ के नियम को भी लिखना है। ठीक है, तो इसमें यानी डेरिवेशन नहीं दिया है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप लोग इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है, फ्लेइंग के बाएं हाथ के नियम को भी बनाना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे चैनल पे साइंस का जो प्लेलिस्ट है आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को। इसका आंसर हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जा रही है और हमारे फोन में स्पेस भी बहुत कम है, इसलिए आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ गया उपखंड ख। उपखंड ख में क्या है, पहला है यहाँ पे दिया है कि समीकरण जो है उसको आपको संतुलित करना है। ठीक है, यानी ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है, आपको इसको संतुलित करना है। कैसे आपको करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे Ca दिया है और यहाँ पे OH का होल ट्वाइस। ठीक है, और ये यहाँ पे एल्कोहलिक है और प्लस यहाँ पे CO2 जो गैस के फॉर्म में है। रिएक्शन के बाद यहाँ पे CaCO3 और प्लस H2O हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये पूरे तरीके से संतुलित है, सिर्फ यहाँ पे ये H2O जो है वो गैस के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से आपको लिक्विड के फॉर्म की जगह गैस के फॉर्म करना है, बाकी ये पूरे तरीके से संतुलित है। यानी यहाँ पे जितने कैल्शियम की संख्या है, हाइड्रोजन की है, ऑक्सीजन के हैं, कार्बन के हैं, ठीक है, और ये तीर के निशान के इधर भी उतने ही संख्या होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये है, तो इस तरह से संतुलित है। दूसरा जो इसमें क्या है कि यहाँ पे CH4 है प्लस O2 है। ठीक है, रिएक्शन के बाद यहाँ पे CO2 और H2O बना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ पे O की संख्या 1 है और 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 है। तो ये तीर की निशान जो है वो इधर के भी जो अभिकारक है इनके भी संख्या ऑक्सीजन की 3 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन की संख्या है, तो यहाँ पे 3 है, तो इधर हमको 2 करना होगा। ठीक है, इधर हमने इस तरीके से इसके आगे 2 किया, तो यहाँ पे 2 दूना के 4। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गए और यहाँ पे देखिए क्या है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या सिर्फ 3 है। तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 और 2 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 इधर और 2 दूना के 4 इधर भी हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या 1 इधर 1 इधर। ठीक है, तो इस तरह से आपको संतुलित करना है। यहाँ पे आपको 2 लिखना है, यहाँ पे आपको 2 लिखना है। ठीक है, यानी जितना संख्या तत्वों की इधर होनी चाहिए तीर के निशान के बाद, यानी रिएक्शन करने के बाद इधर भी उतने ही संख्या होनी चाहिए। ऐसे आप लोग समझिए। दूसरा यहाँ पे अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4, ठीक है, रिएक्शन करने के बाद FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस यहाँ पे कॉपर। ठीक है, कॉपर का अवक्षेप में अभिकारक तथा उत्पादन का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए Fe और CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं, और बाकी इधर जो है यहाँ पे FeSO4 और Cu ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ये उत्पादन है। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट लास्ट में बना है वो है। तो आपको अभिकारक हेडिंग डालकर लिख देना है Fe प्लस CuSO4। ठीक है, उत्पादन हेडिंग डालकर आपको लिखना है FeSO4 फेरस सल्फेट और Cu जो है वो उत्पादन है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट है दूसरा है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। केवल आपको अभिक्रिया का समीकरण देना, आपको कोई इसके बारे में नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको यहाँ पे उष्मीय, तो इसको जब उष्मा दिया जा रहा है, यहाँ पे ये गर्म की सिंबल होता है। ठीक है, इसको 433 केल्विन पे गर्म किया जा रहा है, तो ये CaO यानी कि यहाँ पे बुझा हुआ चूना प्लस CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये सिर्फ आपको यहाँ पे समीकरण देना है, ये वाला समीकरण आप लोग दे दीजिएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है छठवां, निम्नलिखित यौगिकों में से आपको इनका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, IUPAC नाम में देखिए, इसमें यहाँ पे जो है ट्रिपल बांध है और यहाँ पे जो है कार्बन की संख्या जो कितना है, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए मेथ, दूसरे कार्बन के लिए एथ और तीसरे कार्बन के लिए प्रोप। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल बांध है यानी लास्ट में आयन लगेगा। अब यहाँ पे यानी, और ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रो। ठीक है, प्रोपाइन, तो इसका IUPAC नेम प्रोपाइन हो जाएगा। और बाकी इधर जो है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रियात्मक समूह जोड़ना है। इसमें क्रियात्मक समूह CHO लगा है जिसका अल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 4 कार्बन की संख्या है। ठीक है, तो 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, ब्यूट, और इसमें अल लगा हुआ है, और ये दोनों जोड़कर क्या बन जाएंगे, ब्यूटेनल। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल जुड़ा है तो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। अब इसमें अल जुड़ गया तो ब्यूटेनल। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और उसके बाद, और यहाँ पे प्रोपेन होता है। ठीक है, प्रोपेन होता है, प्रोप भी कह सकते हो, प्रोपेन भी कह सकते हो। प्रोपेन में आयन जोड़ोगे तो प्रोपाइन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आयनन क्या है, यह ताप पर विलयन की सांद्रता से किस प्रकार प्रभावित होता है। ठीक है, आयनन क्या है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा वहां पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा संक्षारण है, और तीसरा अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, और ये कितने नंबर के हैं, आप लोग को सभी को लिखना है, और इसमें ये 2 2 2 यानी 6 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को अगर सिर्फ संतृप्त असंतृप्त आता है तो आप लोग यही कीजिए, अगर पूरे को आता है तो आप लोग पूरे को कीजिए, 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है कि अगर इसमें से एक आ रहा है दूसरे का नहीं आ रहा है तो आप लोग इस क्वेश्चन को ही छोड़ दिए। और अथवा है इसमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के आपको गुण लिखना है और 2 उपयोग भी लिखना है। ठीक है, और अथवा है कि क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में pH के 2 उपयोग लिखिए। ये दोनों अथवा, यानी आप लोग इन तीनों को कीजिए या ये दोनों को कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसको बताते हैं आप सभी को कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 7वें का क है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल आबंध पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे जैसे, ठीक है, C हो गया, C और यहाँ पे यानी CH3 और एकल बांध CH3। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एकल बांध पाया जाता है, और जो असंतृप्त रहेगा उसमें डबल बांध पाए जाएंगे, यानी CH2 और डबल बांध CH2। ठीक है, तो ये जो है असंतृप्त है और ये संतृप्त है, ये इसकी पहचान की ट्रिक है। आप सभी लोगों को हम यहाँ पे ट्रिक भी बताते चले जा रहे हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की खुली श्रृंखला संरचना होती है जिसे एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है एल्केन का, वो CnH2n+2 होता है, जहाँ n बराबर आप लोग 1 2 ठीक है 3, यानी n बराबर आप लोग कार्बन की संख्या को रख सकते हो। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा कार्बन परमाणुओं के मध्य एक या अधिक द्विव आबंध या त्रिक बंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी CH ट्रिपल बांध CH, इस तरह से इसको भी कहते हैं यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और CH2 डबल बांड CH2, इसको भी यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और दूसरा है यहाँ पे संक्षारण किसे कहते हैं, वो प्रक्रम जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, जलवाष्प आदि से क्रिया में
से धीमे धीमे नष्ट होती है, यानी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, वो संक्षारण कहलाती है। जैसे आप लोग कोई भी लोहे का कील या कोई भी लोहे के सामान को आप लोग ठीक है बारिश में बाहर फेंक देते हो, 2 दिन बाद आप लोग देखोगे तो वो जो आप लोग फेंके रहोगे कील या कोई भी वस्तु, उस पे आप लोग रेड कलर के ठीक है जंक देखोगे लगा रहेगा, जिसको देहाती भाषा में मूर्छा भी कहते हैं, मूर्छा लग गया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से लाल कलर का लगा रहेगा, और उसी को बचाने के लिए अगर आप लोग उस कील को ठीक है पेंट करके अगर उसी पानी में आप लोग फेंक दोगे तो उसमें मूर्छा नहीं लगेगा, उसमें जंक नहीं लगेंगे, ठीक है। तो उसी को संक्षारण कहते हैं, यानी उसको पेंट वेंट वगैरह करना और उसको ठीक है उस पे जो संक्षारण हो जाता है, यानी उस पे जो जंक लग जाते हैं कील पे, और वो जंक जब लग जाएंगे तो वो धीरे धीरे उस लोहे को नष्ट कर देंगे और वो टूट जाएगी, ठीक है, नष्ट हो जाती है। तो उसी के से बचने के लिए संक्षारण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लोहे में जंग लगना संक्षारण का सर्वाधिक सामान्य उदाहरण है। जब एक लोहे की वस्तु नम वायु में खुली रखी हो तब उसकी सतह पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, यानी वही मूर्छा चढ़ जाता है, ठीक है, जिसे जंक कहते हैं। जंक जलयोजित फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 ठीक है इंटू H2O होता है। जंक का निर्माण वायु में उपस्थित O2 तथा H2O लोहे की वस्तु के सतह पर आक्रमण से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया, वो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, यानी अवक्षेप के रूप में नीचे पेंदी में बैठ जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे NaCl ठीक है सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे AgNO3 ठीक है सिल्वर नाइट्रेट, जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये AgCl यानी यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पे अवक्षेप के रूप में ये पेंदी में बैठ जाता है, और यहाँ पे Na ठीक है और यहाँ पे CO3 NaCO3 यहाँ से निकल जाता है, ठीक है सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से हो गया। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण और उपयोग। देखिए इसमें अथवा है, आप लोग इसको कीजिए या इसको कीजिए, ठीक है। आप लोग गुण को करेंगे तो आपको यहाँ पे अम्ल क्षार pH दोनों का लिखना होगा, इसलिए आप लोग इसी को कीजिए, तीनों को, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम आपको बता ही देते हैं, जब इतना बता रहे तो आप लोग शेयर तो नहीं करते हैं वीडियो, लेकिन जरूर शेयर कीजिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो सफेद रंग का चूड़ होता है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे किसी का भी जो है हाथ टूट जाता है, जिसे कहते हैं ना हाथ टूट गया, पैर टूट गया, इस तरह से जब टूट जाता है तो आप लोग देखोगे कि जब डॉक्टर के पास कोई जाता है तो उसको सफेद कलर की पट्टी लग जाती है, ठीक है, जो काफी मोटी होती है। तो वो सफेद कलर की पट्टी उसके हाथों पर बांध दिए जाते हैं, तो वो जो सफेद कलर की पट्टी होती है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। उसी का देखिए यहाँ पे गुण क्या है। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूड़ होता है, ये जल के साथ क्रिया करके उष्मा मुक्त करता है, और यह जल अवशोषित करके शीघ्र ही जिप्सम में परिवर्तित होकर जम जाता है। इस सब क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। यानी इस तरीके से ये जिप्सम से रिएक्शन करके यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और बाकी इसको 393 केल्विन ताप से उच्च ताप पर जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर जल नहीं बचता है, तब यह शुष्क कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 बनाता है, जिसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या है। तो फर्स्ट इसका उपयोग क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में होता है। हमने आपको जो बताया वही चीजें है। आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर बिल्कुल रट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम आपको बार बार कह नहीं रहे, तो आप लोग इसको समझ जाइए, ठीक है, क्योंकि एक ही चीजों को बार बार हम नहीं कहते। इसके बाद दूसरा यहाँ पे इसको अधिकतर उपयोग भवन निर्माण में होता है। इसका उपयोग भवन निर्माण में भी किया जाता है, मूर्तियां भी बनाया जाता है इससे, ठीक है। और दंत चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, दंत चिकित्सा में और सांचे व मूर्ति के निर्माण में, जैसा कि हमने आपको बताया। और खिलौने तथा सजावटी सामानों को भी बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आ गया उपखंड ग, ठीक है। देखिए हम भी काफी थक चुके हैं, लेकिन आप सभी को बता रहे हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित आप लोग वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये जीव विज्ञान से क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है यहाँ से आपके, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम आपको बता दें पोषण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए पोषण, ठीक है। पोषण क्या है, एक जीव यानी जो भी जीवधारी जीवित रहने के लिए, ठीक है, खाना पीना खाता है, भोजन करता है, उससे उसको विटामिन, प्रोटीन, बहुत सारे, ठीक है, तत्व मिलते हैं जिससे वो जीवित रहता है, उसी को पोषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक जीवधारी के द्वारा पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन तथा जल को ग्रहण करने तथा इनको उपयोग करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। इसके बाद स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण, ठीक है। पोषण की इस विधि में जीवधारी, स्वपोषी का मतलब हम आपको बता दें जैसे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिससे पेड़ पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल उनके पत्तियों में होता है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। तो वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। तो पोषण की इस विधि में जीवधारी अपने कार्बनिक भोजन का निर्माण या संश्लेषण परिवेश में उपस्थित कार्बनिक कच्चे पदार्थों का उपयोग करके, ठीक है, करते हैं और वे जीवधारी स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से सूर्य के प्रकाश की सहायता से करते हैं। यह प्रक्रम प्रकाश का संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और यहाँ पे जल हो गया। ये प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं वो लोग, ठीक है। और वो जल और ऑक्सीजन बनाते हैं, जो ऑक्सीजन क्या होता है हम लोग ले लेते हैं और हम लोग भी जीवित हैं। पेड़ पौधे हैं तभी हम लोग जीवित हैं, ठीक है। और हम लोग सभी जीवधारी हैं तभी पेड़ पौधे भी जीवित हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो आपको ये रिएक्शन भी प्रकाश संश्लेषण का, इसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। बाकी इधर 6 जो है इसको इसके बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन है ना, तो 6 इसलिए यहाँ पे 6 लगाया गया, जिससे कार्बन की संख्या 6 हो गई। और 6 दूना के 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 12 यहाँ पे 24 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 6 दूना के 12, ठीक है। 6 दूना के 12, 12 24 ऑक्सीजन इधर है। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 दूना के 24 है, तो यहाँ पे 12 और 6 दूना के 12, 12 24 हो गया। इस तरह से संतुलित है रिएक्शन। और परपोषी क्या हो गया, हेट्रोथ्रोपिक, ठीक है, न्यूट्रिशन। पोषण के इस विधि में जीवधारी स्वपोषी के द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को अंतर्ग्रहित करके ऊर्जा प्राप्त करते इन जीवधारियों को विषमपोषी कहते हैं, ठीक है। विषमपोषी जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उसे परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। और परपोषी जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। पोषण की इस विधि में जीवधारी अपने भोजन को सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे कोई भी जो है जानवर मर जाते हैं तो उसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े जो हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे पर आधारित है, यानी वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो इस तरह से वो मृतोपजीवी है। दूसरा है परजीवी पोषण। पोषण की इस विधि में एक जीवधारी अपना भोजन अन्य जीवधारी पोषक के शरीरों से बिना इसे मारे प्राप्त करता है, ठीक है। इस तरह से ये परजीवी हो गए। पुरजंतु संपोषण। पोषण की इस विधि में जीवधारी कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और अंतर्गृहित भोजन का पाचन, ठीक है, तत्पश्चात शरीर की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण करते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेकर इसको बिल्कुल रट लेना, इसको पूरा तैयार कर लीजिए। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, समझिए, ये पोषण वाला। हर साल आपके पेपर में आप लोग कोई भी साइंस के क्वेश्चन को आप लोग पेपर को उठाकर देखोगे, हर साल बोर्ड के पेपर में पोषण आता है। इसको बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। और आप सभी को बता दें, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है और आपको सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में फेल होने की डर है, तो हमारे चैनल पे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है बिना पढ़े, ठीक है। और अगर आप लोग उस ट्रिक का यूज करोगे तो 100% गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे, यानी जो भी 80-85 नंबर है आप लोग ला पाओगे। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो, ठीक है, तो आप सभी लोग इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट मिलेंगे, उसी पर क्लिक करके आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिएगा। या आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, जैसे मैथ हो गया, मैथ में पास होने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, तो आपको ऐसे सर्च करना है, मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, यानी जो चाहिए ट्रिक उसका नाम और हमारे चैनल का नाम दोनों लिख करके या बोल करके यूट्यूब पर सर्च करोगे तो वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी और आसानी से आप लोग वहां से देख पाओगे, ठीक है। और कॉपी कैसे लिखे, सभी हमारे चैनल पे कैसे आंसर लिखा जाता है जिससे पूरे नंबर मिले, सभी ट्रिक की वीडियो बनी हुई, आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ और नामांकित आपको चित्र बनाना है और उसके विभिन्न जो है पुष्पांगों का वर्णन करना है। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए आपको चित्र कैसे बनाना है, यहाँ पे हम आपको बिल्कुल चित्र बनाकर बताएंगे और क्या क्या इसमें सभी चीजें हम आपको समझाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक फूल है, ठीक है, आप लोग फूलों को देखे ही होंगे, ठीक है, जैसे गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, ये सब कनेर का फूल, ये सब चीज फूलों को आप लोग जरूर देखे होंगे। और कुछ लोग तो एग्जाम में पास होने के लिए डेली भगवान को भी चढ़ाते ही होंगे, ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उनको लग रहा है कि फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये फूल है, ये पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का ये है चित्र है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ से शुरू होता है और ये जो है सबसे पहले ये जो हरी वाली चीजें हैं, ठीक है, इसी तरह आपको बनाना है बिल्कुल जैसे है यहाँ पे। हरी वाला जो चीज है इसको हम बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो पंखुड़ियां होती हैं, जैसे यहाँ पे पंखुड़ियां नहीं होती, जो गुड़हल होता है कई तरह का होता है, तो उसकी पंखुड़ियां ये उसको दल कहते हैं या पंखुड़ी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है ये परागकोश होता है, ठीक है, यहाँ पे परागकोश होते हैं और यहाँ पे वर्तिकाग्र होता है, यहाँ पे वर्तिका होता है, यानी ये सब स्थिकेसर के भाग है और ये पुंकेसर के भाग है, ठीक है, परागकोश और तंतु। और ये जो होता है अंडाशय होता है, बीजांड होता है जहाँ पे बीजों का निर्माण होता है और ये मादा युग्मक होता है, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो इस तरीके से ये आपको पूरा चित्र ऐसे ही बनाना है और आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पहला जो इसमें यानी इसके जो विभिन्न भाग हैं उसमें बाह्य दल पहला है यानी कैलिक्स, और बाह्य दल में यानी कि ये जो हरी वाली होती है ना जिसमें फूल लगे होते हैं आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पे बाह्य दल में, बाह्य दल किसे कहते हैं, पुष्प के सबसे नीचे बाहरी पहले चक्र में पत्तियों जैसे कई बाह्य दल होते हैं, ये पुष्पों के अनुसार ही संख्या होते हैं, ठीक है। और बाह्य दल के कार्य क्या होते हैं, बाह्य दल वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करता है। बाह्य दल फल के साथ, ठीक है, चिरलग्न होकर या रोम जैसे होकर फल तथा बीज के प्रकीर्णन में सहायक होता है। उसके बाद दल चक्र आ गया, यानी जो ये होते हैं जिससे फूल के पूरे शोभा बना रहता है वो होता है दल चक्र यानी कलोरा, ठीक है, कैलोरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाह्य दल चक्र के भीतर या ऊपर रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है, इन रंगीन पत्रों को ही दल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा इसका, ये जो दल होते हैं ये दल रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित कर परागण में सहायक होते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से जो दल चक्र होते हैं, ठीक है, यानी जो पंखुड़ी होती है वो जो कीट भौरे होते हैं ना, कीट वाले जो जिससे फर्टिलाइजेशन होता है फूलों में, वो जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं यानी आते हैं, रंग बिरंगे देखते हैं फ्लावर के पंखुड़ी तभी वो आते हैं और जिससे वो परागण की क्रिया में सहायता करते हैं, ठीक है, परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। नेक्स्ट है इसमें तीसरा है पार्ट पुमंग, ठीक है, यानी एंड्रोसियम हो गया। और इसमें क्या है, ये पुष्प का तीसरा चक्र एवं नर भाग होता है, इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है जिन्हें पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। और पुंकेसर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है, यानी ये जो है ना यहाँ पे इस तरीके से, ये जो है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये सब क्या है पुंकेसर होते हैं, ठीक है। इसी के माध्यम से जो परागकण हैं वो आते हैं यहाँ पे। और इसके यानी इसमें प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, डंठल जैसा यानी तंतु होता है, परागकोश होता है, पॉलन चेम्बर, ठीक है, डिब्बी जैसी रचना होती है, इसके अंदर परागकण भरे रहते हैं, और योजी उत्तक जिससे परागकोश आपस से जुड़े होते हैं, ये 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जयांग या स्त्रीकेसर, ठीक है, यहाँ पे जयांग मुख्य 3 भागों का बना होता है, आधार पे उभरा फूला भाग अंडाशय है, यानी यहाँ पे ये जो है ये पूरा फूला हुआ भाग है ना ये अंडाशय है, और यहाँ पे क्या है, मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है, यहाँ पे लंबा भाग वर्तिका है और यहाँ पे शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, ठीक है, जो प्राय चिपचिपा होता है जिस पर परागण आकर चिपक जाते हैं। और ये भाग जो होता है इसमें चिपचिपा सा होता है, इसमें जब भी कीट आते हैं तो उनके पैरों में, ठीक है, परागकण लगे होते हैं, जैसे नर के लगे होते हैं, तो इस तरीके से इसमें
जो परागकण उनके पैरों में लगा होता है यहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है, या यहाँ पे वो बैठते हैं, यहाँ से चिपक करके कोई जो नर पुष्प है उसमें चला जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, या नर में चिपक करके, ठीक है, मादा में उसके परागकण चला जाता है, जिससे पुष्प में फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। जिस प्रकार परागकण आकर चिपक जाते हैं, अंडाशय में बीजांड होते हैं, ठीक है, अंडाशय में बीजांड होता है, तो प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। इस अंड कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या अगुणित यानी कि हैप्लॉइड n होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, ऐसे ही आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लोग तैयार कर लीजिए पूरा, और ये पुष्प आपको बनाना है, ठीक है, एग्जाम में जब आएगा तो देखिए 10वां क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने 3 से 4 साइंस का मॉडल पेपर बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग उन सभी मॉडल पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा, तब आपका 70 में 70 पूरा नंबर आएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, वहां से आप लोग देखिएगा। हमारे चैनल पे क्लास 10th के सभी मॉडल पेपर जो है बता चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में उसके देखकर उसे तैयार कर लीजिए। और इसके बाद आपको और कौन से मॉडल पेपर चाहिए, किस सेट का चाहिए, ठीक है, सभी हम आपको बताएंगे। चैनल को आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सभी हेल्प मिलेंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और आपको डेली मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मानव में जो है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आपको विस्तार से वर्णन करना है, ये भी 4 नंबर का है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा लिंग निर्धारण का है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह आपको पूरा लिखना रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन 11 है कि रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए। खुला बंद तथा दोहरा रुधिर परिवहन तंत्र को समझाइए। रुधिर का संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 6 नंबर का है, तो इसका आंसर आपको प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके अथवा है कि मानव के नर जनन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। यहाँ पे नर जनन तंत्र बोला है, तो आप लोग नर और मादा दोनों जनन तंत्र को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आएंगे भी, आते भी हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका एग्जाम में इस बार 70 में 70 पूरे नंबर आएगा, और आप लोग बिल्कुल साइंस में टॉपर बनोगे, ठीक है। और ये नहीं कि बिल्कुल यही पेपर आएगा, इसी टाइप का पेपर आएगा। और जितने यानी अगर आप लोग इस पेपर को तैयार कर लिए तो आपका 70 में, ठीक है, 60 या 65 नंबर तो बिल्कुल पक्का है। और बाकी जो 10 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन है वो हमारे अन्य मॉडल पेपर से आएंगे, जो हम पहले से बना चुके हैं। तो आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लीजिए। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली वीडियो आएंगे। और इसकी पूरी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।